सबसे पहले आपको नंबर बता देता हूं 01161362114। एक बार फिर 01161362114। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी लगातार जारी है, आपको मदद दे रही है, सलाह दे रही है। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देश में कोरोना की भयानक रफ्तार जारी है। भारत में 24 घंटे में कोरोना ने 4205 लोगों की जान ले ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, देश में बीते 24 घंटे में 3,48,421 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देश भर में 24 घंटे में इलाज के बाद 3,55,338 लोग ठीक भी हुए हैं और इसी के चलते कहा जा रहा है कि कोरोना का रिकवरी रेट 83.04% पर अब पहुंच गया है। तमाम जगहों पर मामले कम हुए हैं, मामले कंट्रोल किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद खतरा अभी टला नहीं है। भारत में लगातार तीसरी लहर का भी खतरा बना हुआ है और इस पर डब्ल्यूएचओ की डॉक्टर रॉड्रिको एच ऑफ्रिन ने कहा कि इस नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ वैक्सीन कारगर साबित हुई है। So far, as per discussions with many experts globally, vaccines, therapeutics, and diagnostics continue to be effective against the B.1.617 variant, which WHO has now classified as a variant of concern owing to evidence of increased transmissibility. There has been an increasing rate of detection of this variant, along with an increase and a surge of COVID-19 cases in parts of India. However, the relative contribution of this variant in the rapid increase of cases in the country remains unclear. Whether it is the original COVID-19 virus or its variants, the goal is to stop transmission. All of us can protect ourselves by practicing the 3 W's. Wearing masks correctly, covering the nose, mouth, chin, washing hands, and watching our physical distances from each other. पिछले साल जब कोरोना का पहला हमला हुआ था, पहला अटैक हुआ था, उसके बाद हालात बहुत बुरे हुए थे, लेकिन इस बार जब सेकंड वेव सामने आई तो हालात और बुरे हो गए। सवाल यह है कि सेकंड वेव पहले से कितने गुना भयानक है, जो लोगों पर असर कर गई है। और हम आपको तमाम ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं कि पूरे विश्व में सेकंड वेव ने क्या कहर बरपाया है। अगर हम बात करें फ्रांस की, जहां पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे पहली वेव के दौरान, वहां 11.7 गुना कहर बरपाया सेकंड वेव ने। अमेरिका में 9.3 गुना ये ज्यादा तीखी रही। ब्रिटेन में 8.7 गुना और इटली में 7.4 गुना ज्यादा प्रभावी ये 3 नई वेव रही, जिसे सेकंड वेव कहा जाता है। नए वेरिएंट ने डब्ल्यूएचओ की भी इस दौरान टेंशन बढ़ा दी। दुनिया के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया B.1.617 वेरिएंट, और जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहा गया है। पिछले साल अक्टूबर में पता चला है इस वेरिएंट के बारे में, और इसकी संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है। 3 से 4 दिन में ही एक से बाकी लोगों में यह फैल जाता है और लोगों की हालत को और ज्यादा तेजी से गंभीर कर देता है। क्या है, समझने की बात है कि क्या है B.1.617 वेरिएंट। तो जीनोम में 2 बार बदलाव करने के बाद यह वेरिएंट प्रभावी हुआ है वायरस का। खुद को असरदार रखने के लिए यह वेरिएंट रूप बदलता रहता है। वायरस को आसानी से मिटाया ना जा सके, इसलिए यह वेरिएंट कहीं ज्यादा तीखा और गंभीर है। रूप बदलकर और मजबूत हो गया है यह कोरोना वायरस। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट के 3 संभावित खतरे, वो खतरे जो आपको जानने की जरूरत है। बच्चों में भी अब संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट में संक्रमण पुष्टि की अब दर कम हो सकती है, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से खुद को बदल रहा है और मौजूदा वैक्सीन का असर भी कम होने की आशंका है। लेकिन डब्ल्यूएचओ का कहना है कि फिलहाल सारी वैक्सीन कारगर दिखाई पड़ रही हैं। अब यहां पर यह समझिए कि डबल म्यूटेंट के बाद अगर ट्रिपल म्यूटेंट की अब बात है तो वो क्या करता है, जो कि B.1.617 है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब चिंता बढ़ाने वाला ये वेरिएंट है। इसके लिए सतर्कता की जरूरत है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी इसे कहा गया है। डबल म्यूटेंट के बाद अब ट्रिपल म्यूटेंट जो आने की तैयारी है, जिसके बारे में तमाम लोग शक जता रहे हैं, जो कि ट्रिपल म्यूटेंट B.1.168 है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आता है, यानी चिंताजनक है और तेजी से संक्रमण फैलाता है। इसके चलते ज्यादा मृत्यु दर होती है, क्योंकि फेफड़े बहुत जल्दी ही
काम करना बंद कर देते हैं। तो ये तमाम जानकारियां जो हमने आपके सामने रखी, ये जानकारियां इस लिहाज से भी जरूरी हैं कि आपको समझने की जरूरत है कि वायरस किस तरह से रूप बदल रहा है। ट्रिपल वेरिएंट के संभावित खतरे क्या क्या है वो भी जानिए। बच्चों में संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए ट्रिपल म्यूटेंट जिम्मेदार है। 3 वेरिएंट में से 2 वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देने में सक्षम हैं और रिकवर हो चुके और वैक्सीन ले चुके लोगों को भी ये ट्रिपल म्यूटेंट अपना शिकार बना सकता है। यानी बेसिक जो रूल हैं, बेसिक प्रोटोकॉल है, वो अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत। भारत में अब तक वैक्सीनेशन जो हो रहा है वो कोविशील्ड का हो रहा है और कोवैक्सीन का हो रहा है। 15.66 करोड़ डोज कोविशील्ड के लग चुके हैं, 1.77 करोड़ डोज इस वक्त कोवैक्सीन के लग चुके हैं। कोविशील्ड के और कोवैक्सीन के डोज की हमने आपको संख्या बता दी। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त डॉक्टर पी शरद चंद्रा जुड़ रहे हैं, न्यूरोसर्जन हैं, एम्स देश के प्रीमियर हेल्थ इंस्टीट्यूट से डॉक्टर शरद चंद्रा आते हैं। डॉक्टर शरद चंद्रा, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। डॉक्टर शरद चंद्रा, हम लोगों तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहे हैं आप जैसे वरिष्ठ चिकित्सकों के जरिए, क्योंकि हम मेडिकली उतने करेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम उन सवालों को जरूर आपके सामने रख सकते हैं जो आम आदमी के दिल में घूम रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे आसान भाषा में समझना चाहूंगा, इस वायरस ने खुद को म्यूटेट करके अब अपने को किस स्टेज में पहुंचा लिया है? हम डबल और ट्रिपल म्यूटेंट की भी बात करने लगे हैं, आखिर क्यों? देखिए, ये म्यूटेशंस बहुत एक्सपेक्टेड है इन एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अगर आप अभी तक देखें तो देयर आर 2 लाख से अधिक माइनर म्यूटेशंस हुए हैं। काफी कॉमन फिनोमेना हर समय होता रहा है। हमारे देश में ही जो कंसोर्शियम है जिसको हम बोलते हैं इंसाकॉग, इंडियन सार्स कोविड वायरस जेनोमिक कंसोर्शिया, जो करीबन 10 लैबोरेटरी के साथ जो है डीबीटी कल्याणी, डीबीटी ILS भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, इंस्टेम, निम्हांस, CSIR दिल्ली, NCDC दिल्ली, ये तमाम लैबोरेटरी से जो डाटा मिला है, इन्होंने देखा है कि करीबन 24,000 म्यूटेशंस इन 7,000 वेरिएंट्स में हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये काफी कॉमन फिनोमेना है। ये नहीं कि हो रहा है तो लोगों को डरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें पूरी दुनिया में किस तरह का वेरिएंट्स हुआ है, एक तो बोलते हैं कि यूके या कैंट वेरिएंट बोलते हैं, जो हम B1 1.7 से बोलते हैं, जो ब्रिटिश में काफी प्रेवलेंट था। इसके बाद एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, अगेन इसका नंबर बोलते हैं B.1.351। इसमें 20 और कंट्रीज में भी, 20 और देशों में भी देखा गया है। फिर एक ब्राजीलियन वेरिएंट है, तो 10 कंट्रीज में फैला गया है। फिर हमारा इंडियन वेरिएंट है जो अभी आप बता रहे थे, B.17.2। तो ये वेरिएंट्स होते रहते हैं, बट मामला है कि ये वेरिएंट्स डेंजरस है क्या और ये वेरिएंट्स क्यों होते हैं? वेरिएंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि जो वायरस के सरफेस पे जो प्रोटीन्स होती हैं, स्पाइक प्रोटीन्स जिसको बोलते हैं, जिसके जरिए वायरस जाके हमारे सेल्स या हमारे जो अंदर में हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसके साथ चिपकता है, उसमें चेंजेस आती हैं ताकि वायरस बहुत और थोड़ा आसानी से हमें इन्फेक्ट कर सके। जैसे यूके वेरिएंट था, यूके वेरिएंट में मोर्टेलिटी बहुत हाई था। इंडियन वेरिएंट में बोल रहे हैं कि शायद ये और थोड़ा ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक उतना ज्यादा एविडेंस नहीं आया। और अच्छी बात है कि जितने भी वैक्सीन हैं, अभी तक सारे वैक्सीन मोर और लेस सारे वेरिएंट्स के साथ इफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि ये वेरिएंट्स जो है माइनर वेरिएंट्स ऑन द सरफेस, ये हर समय वायरस में होता रहता है। अभी तक ऐसा कोई मेजर वेरिएशन नहीं हुआ है, वेरिएंट नहीं हुआ है जहां पे वायरस की इम्यूनोजेनिसिटी चेंज हो सकता है, कि वो एक डेंजरस वेरिएशन है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है अभी तक हमारे पास जो वैक्सीन हैं, सारे वैक्सीन काम करेंगे। हमें वही वैक्सीनेशन लेना चाहिए, फुल प्रिकॉशंस लेना चाहिए, फुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यू करना चाहिए।
डॉक्टर चंद्रा, आपने अभी अभी एक बात बोली और आखिरी में बोली, आपने कहा कि वायरस अभी उस स्टेज में नहीं आया है जहां वो इम्यूनोजेनेटिक्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर ले। क्या जो आप इस फील्ड के लोग हैं, क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं जिस तरह से वायरस ने अपने बिहेवियर को बदला है और जिसके चलते आज हम ये देख रहे हैं कि जो कल 24 घंटे का आंकड़ा है वो 4200 से ज्यादा डेथ का है आंकड़ा, क्या वो जो वायरस का म्यूटेशन होगा वो प्रकार होगा वायरस का, वो क्या निकट भविष्य में आ सकता है या उसके आने के चांसेस कम हैं? देखिए, आपको समझना चाहिए ये जो हो रहा है, दिस इज एन एक्सपेक्टेड फिनोमेना ऑफ एनी पैंडेमिक। 1918 में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में एग्जैक्टली सेम पैटर्न हुआ था। जो फर्स्ट टाइम हुआ था वो कम था, सेकेंड अटैक जो हुआ था वो करीबन 3 गुना 4 गुना 5 गुना ज्यादा था। तो इस पैंडेमिक में भी हम लोग वही देख रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ले रहे हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वायरस को पता है कि इन्फेक्ट करना और थोड़ा मुश्किल है, तो वो अपने आप को बदलना चाहता है ताकि वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़े। और जैसे बता रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे बच्चों को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हमें फुल प्रिपरेशन करना चाहिए। यूके में ऑलरेडी पीडियाट्रिक आईसीयूज का तैयारी करने लगे क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा हुए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वायरस इम्यूनोजेनिसिटी को बाईपास करे। इसका मतलब है हम जो भी वैक्सीन दे रहे हैं वो काम करना कंटिन्यू करेगा। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज फॉर्म करना है वो भी फॉर्म करते जाएगा और इसके अगेंस्ट में हमें इम्यूनो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी। जी डॉक्टर पी शरदचंद्र, मेरे पास और भी तमाम सवाल है लेकिन उससे पहले मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल है। गुरमीत सिंह पटियाला से जुड़ रहे हैं। गुरमीत जी, अपना सवाल पूछिए सीधे। लगता है संपर्क उनसे टूट गया है। डॉक्टर पी शरदचंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास वापस आता हूं। तमाम दर्शक कोशिश कर रहे हैं हमसे जुड़ने की और सवाल पूछने की। मेरा सवाल उसी बात से है जहां आप बच्चों का आपने अभी अभी जिक्र किया, ये ट्रिपल म्यूटेंट और बच्चों की बात, यानी तीसरी लहर का भी मैं इंतजार कर सकता हूं और जो ट्रिपल म्यूटेशन अब सामने आ रहा है, बच्चों के ऊपर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और बच्चों को बचाने के क्या आपकी तरफ से कुछ सलाह है? बहुत सारे दर्शक, बहुत सारी जनता इस वक्त आपको सुन रही है और हर एक के घर में बच्चे हैं, तो लिहाजा बच्चों को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक आदमी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जितना जल्दी हो वैक्सीनेशन ले ले। अगर हमारे देश में देखें तो अभी करीबन 10% लोग वैक्सीनेट हो गए, तो एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूएसए है एंड प्रैक्टिकली होल पॉपुलेशन ऑफ रशिया भी है। और अभी कुछ टेम्पररीली कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन ये काफी जल्दी मेरे हिसाब से ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही हम लोग 30 और 40% क्रॉस करने लगेंगे, इसका कंट्रोल और अच्छा होने लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने लोग जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ले लें और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू जारी रखें। तीसरी बात है, जब भी एपिडेमिक्स होती हैं हमें लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। ये शायद 1 साल और चल सकता है। अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पीक करीबन 15 मई या 16 मई तक आ जाएगा। ऑलरेडी केसेस दिल्ली में कम हो रहे हैं, मुंबई में नेगेटिव चल रहा है। अभी इन्फेक्शन टायर 2, टायर 3 सिटीज में फैल रहा है, वहां भी थोड़े बहुत कम होने की आशंका है। तो मेरे हिसाब से जब ये कम होने लगेगा, हमें अपनी बिहेवियर कम करना नहीं चाहिए, हमें वैक्सीनेशन में कंटिन्यू करना चाहिए और यही सेम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कंटिन्यू करना चाहिए। हमें कहीं पे लैक्सिसिटी नहीं दिखाना है। तो यही चीज मैं एडवाइस कर सकता हूं सबको। डॉक्टर चंद्र, आप एडवाइस जो कर रहे हैं वाकई यकीनन बहुत बेहतरीन एडवाइस है, लेकिन हमारे देश में अभी फिलहाल वैक्सीन की जो क्वांटिटी है उसको लेकर एक अलग बहस छिड़ी हुई है। खैर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो ज्यादा फैसले उसमें प्रभावी हैं, उस बारे में मैं आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो अब भारत बायोटेक की बात करें, भारत में कोवैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और अब कोवैक्सीन यानी भारत बायोटेक को 2 साल से लेकर और 12 साल तक के बच्चों के ऊपर भी ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल भी वो शुरू कर रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद रखें बच्चों के लिए वैक्सीन को लेकर, और क्या जो प्रेजेंट वैक्सीन अभी चल रही है ये बच्चों के ऊपर भी उतनी ही प्रभावी होगी? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो भी वैक्सीन है, दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड, काफी सेफ रहा। तो मेरे हिसाब से जो भी वैक्सीन ले रहे हैं आप ले सकते हैं। अब
कॉम्प्लिकेशन हर एक वैक्सीनेशन में होगा। अगर आप पोलियो वैक्सीन देखें, उसमें भी 1 in 10,000 पीपल में कॉम्प्लिकेशन होगा। मीजल्स, डीपीटी, हर एक वैक्सीनेशन में 1 in 1 million, 1 in 10,000 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। हम लोगों को इस कॉम्प्लिकेशन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन हमने हजारों के लाखों की संख्या में दिया हुआ है और काफी सेफ देखा है, काफी सेफ्टी है इसकी। इसलिए इसी कारण मैं सोचता हूं कि बच्चों में भी इसकी काफी अच्छी रहेगी। बच्चों में इसकी स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन थर्ड वेव को लेकर डॉक्टर कई सवाल मेरे सामने आए हैं और एक सवाल मेरे सामने थर्ड वेव को ये लेकर आया है कि क्या ये माना जाए कि सितंबर में थर्ड वेव भारत में आने वाली है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और यही गलती हमने पहले भी किया था। जब देखिए, हम लोग सिर्फ एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं लेकिन गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। पहले भी हमने बोला था कि शायद मार्च अप्रैल में पीक आएगा, जब नहीं आया सब लोग रिलैक्स हो गए और हमारा पीक जो आया था सितंबर में आया था। जी, इसी तरह अभी उम्मीद है कि शायद सितंबर अक्टूबर थर्ड पीक आएगा, लेकिन थर्ड पीक अगर नहीं आया इसका मतलब नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं। हमें उसी स्पीड से वैक्सीनेशन की कवरेज करनी चाहिए, उसी स्पीड से हमें हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए जी, उसी स्पीड से कोविड हॉस्पिटल्स की तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि थर्ड पीक आएगा। हमें यही अजम्पशंस करके लेना चाहिए। थर्ड पीक अगर आएगा, मान ये आएगा, थर्ड स्टेज आएगी। डॉक्टर पी शरद चंद्र यहाँ पे कह रहे हैं, तो दर्शकों संभल के रहिए। और इस बीच हेमराज जी जयपुर से जुड़ गए। डॉक्टर शरद चंद्र, मैं एक दर्शक का कॉलर का सवाल ले लूं। हेमराज जी, सवाल पूछ लीजिए। सर, ये सवाल है मेरा कि इसमें बताया जा रहा है कि नेगेटिव आने के बाद भी खतरा है, तो सर उससे कैसे बचा जाए? ये क्या चीज है? ये म्यूकस वाली बीमारी, इसके बारे में जानना था। डॉक्टर चंद्र, इनका कहना है कि नेगेटिव आने के बाद भी इन्हें बताया जा रहा है कि अभी भी खतरा है और किस तरह का इन्हें अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना होगा और क्या करना चाहिए इनको। जी, मैं पहला सेंटेंस में खत्म करूंगा। मैंने ये बोला था कि थर्ड पीक आएगा, काफी उम्मीद है, लेकिन अगर भगवान के शुक्र से नहीं आया, अगर हमारा वैक्सीन बहुत अच्छी तरह बढ़ गया, बहुत लोगों को हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, तो शायद ना भी आए। और अगर नहीं आया तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं आया। जी, तो अब इनका जो क्वेश्चन है कि इनका अगर इन्फेक्शन हो गया, देखिए अगर जब भी किसी को कोविड इन्फेक्शन होता है वो करीबन 6 महीने तक उनकी इम्यूनिटी रहती है, लेकिन 1-2 महीने के अंदर इनको वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, उसी से ही उनको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिल सकती है। हेमराज जी, आप जितना जल्दी हो सके अपना वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू कर लीजिए। हर कहीं जहां आपको अवेलेबिलिटी हो वहां ले लें, क्योंकि अब आपको वैक्सीन का कवच जरूरी है और थोड़ा वक्त लगेगा वापस उसी इम्यूनिटी को हासिल करने में। लेकिन जहां तक बात खतरे की है, तो खतरा आपके लिए नहीं सबके लिए बना हुआ है। उम्मीद है आपको डॉक्टर साहब का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पी शरद चंद्र, मेरे साथ जुड़ने के लिए, न्यूरोसर्जन एम्स, जानकारियां देने के लिए, दर्शकों के सवाल का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार कोविड ओपीडी में अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि दूर बैठे रहें, घर से भले बाहर ना निकलें, जरूर सवाल पूछें। बड़े और जानकार विशेषज्ञ आपको वो उचित सलाह देंगे जो आज के दिनों में आपके लिए बहुत जरूरी है।